Hello everyone, this is CA Harish Wadhwani over here. Okay, so resuming and also going to conclude this series. हम लोग जो देख रहे हैं वो सीए इंटर के एग्जाम्स के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ एमसीक्यू बुकलेट निकाली थी पिछले अटेम्प्ट की नवंबर 2023 और मई 2023 के एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर के 18 क्वेश्चंस के मैं वीडियोस बना करके डाल चुका हूं। मैंने ये 5 पार्ट्स में डाले हैं। 6th पार्ट मेरा अभी रिकॉर्ड हो रहा है। इंटरेस्ट मी, दिस इज द फाइनल पार्ट। ऑब्वियसली मैं अब ये रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। 13 अगस्त 2024, एक्चुअली भी 12 तारीख हो रही है, बट रात को अब मैं खाना वाना खा के बैठा हूँ और शायद 12 बजने के इसमें आधा घंटा बाकी है, तो 13 तारीख हो जाएगी। और ये कल सुबह 13 तारीख को रिलीज मैं कर दूंगा इसको, मतलब शेड्यूल करके डाल दूंगा। सो पार्ट 6 वी गॉट एमसीक्यू नंबर 19 एंड एमसीक्यू नंबर 20। सबसे टफेस्ट और डिफिकल्ट पूरी इस 20 क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई डिफिकल्ट वाला होगा तो वो एक क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है। दोनों बहुत धांसू क्वेश्चन है। एकदम संयम से देखना। जो लोग पहली बार यही वाला वीडियो खोल करके देख रहे हैं, मैं वापस से बता दूं, पुरानी बुकलेट है, ठीक है, पुरानी क्वेश्चन है, लेकिन मैं बिकॉज आई एम क्वालिफाइड, मेरे को पता है कहाँ पे क्या प्लस माइनस, क्या एडिशन, क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो मैंने सारी अमेंडमेंट्स देख रखी है, सब कुछ पता है मुझे। मैं आपको अपडेटेड वर्जन पढ़ाऊंगा, जितने भी प्रोविजन बताऊंगा दोज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फॉर अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर सितंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए। ओके, so starting with question number 19 and ending with the last question, question number 20, I'll take you to that question in a span of 1 minute. Okay, then there is question number 19 अपने सामने और इसी से हम लोग को स्टार्ट करना है। Question number 19 says, Mr. Abhishek Seth, aged 42 years, is working as a CEO of Soil Limited. He provides the following information for preparation and filing of income tax return for the year ended 31st of March 2023. As I have already communicated in all my previous videos कि इंस्टीट्यूट ने ये पूरी जो बुकलेट बनाई है, ये सवाल जवाब आपसे प्रीवियस ईयर 22-23 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे 2023 में खत्म हो रहा है, दैट मीन 22-23 वाला प्रीवियस ईयर है। इस व्यक्ति को सैलरी है, अलाउंस है एंड परक्यूजिज का टोटल अमाउंट जो मिला है सॉइल लिमिटेड से, ये है 1,35,00,000। बट एक बार के लिए यहाँ पे समझना कि ये ग्रॉस सैलरी होती है और ये इनकम डेफिनेटली कौन से हेड में जाएगी, इट विल गो इन द हेड सैलरीज। बट आपने ध्यान देना चाहिए कि इसमें से हम लोग को माइनस करना है ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख करके रख देता हूँ सो दैट हमारे से गलती ना हो। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे एक बार के लिए अमाउंट लिख भी दे तो चीजें एक बार के लिए सारी डॉक्यूमेंट हो जाएंगी। सो आई एम राइटिंग यहाँ पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बनेगा वो 1,34,50,000। हाँ, somebody can check it on the calculator also। जहां तक मेरा गणित है सिंपल सा, 1,35,00,000 में से अगर मैं 50,000 माइनस करता हूँ तो 1,34,50,000। डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड विच वाज डिक्लेयर्ड इन February 2022। पे अटेंशन, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर 22-23 है। 1 अप्रैल 22 को मेरा प्रीवियस ईयर चालू होता है और ये जो डिविडेंड है ये मेरा प्रीवियस ईयर चालू होने के पहले डिक्लेयर हो गया था। ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे रिसीव हुआ है अप्रैल 2022 में। देखो, मैं आपको अभी मेरे पास में वो डेटा है नहीं, मैंने इस पूरी शीट के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है। डिविडेंड की इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है इन द ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम। एजीएम में कब डिक्लेयर हुआ था वो साल में उसको टैक्सेबल करना चाहिए। तो अगर ये डिक्लेयर हुआ है February 2022 में, दैट मींस दिस वुड हैव बीन टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। एंड देयरफॉर अगर आप मेरे को पूछोगे कि 2022-23 वाले प्रीवियस ईयर में इसको कुछ लेना है क्या, आंसर इज नो। ये वाले प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं लेना होता। ओके, इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल होता है जिस साल में वो रिसीव होता है, इंटरिम डिविडेंड। बट दिस इज नॉट इंटरिम डिविडेंड, दिस इज फाइनल डिविडेंड। कुछ बोला नहीं है तो हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज फाइनल डिविडेंड। बट दिस फाइनल डिविडेंड इज नॉट गोइंग टू बी टैक्स बिकॉज इट माइट हैव बीन टैक्स इन द ईयर जब वो डिक्लेयर हुआ था। वो डिक्लेयर हुआ था प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो वो उसी साल में टैक्स कर दिया होगा। मेरे लिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 एंड देयरफॉर प्रीवियस ईयर 22-23 में ये अमाउंट मुझे इनकम के अंदर लेने की कोई जरूरत नहीं है। Then we have dividend from PRQ Limited which is declared as well as it is received in the previous year, जो कि मेरा previous year in question है,
जुलाई 2022 मतलब मेरे ही साल में रिसीव हुआ है, और अमाउंट है 5,90,000 ग्रॉस। सुपर, मुझे हमेशा ग्रॉस अमाउंट ही लेना होता है। सो देयरफॉर इन दिस केस मैं यहाँ पे 5,90,000 ही अपनी इनकम के अंदर जोड़ रहा हूँ। सो दिस इज रुपीज 5,90,000। दिस विल गो इन द हेड IFOS। ये भी मेरा डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है। उसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट 24,530 रुपया, ये भी जाएगा मेरा IFOS में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,530। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई ऑन 15 टू। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस देखो, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस हुआ है और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं 1,73,540। आई विल राइट दिस अमाउंट ओवर हियर। 173,540 ये कैपिटल गेन्स में जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, जिसपे एसटीटी पे किया था बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ इंड लिमिटेड। सो देयरफॉर ये वाला जो मेरा गेन्स है ये बन जाता है मेरा STCG अंडर सेक्शन 111A। 111A वाला जो सेक्शन में STCG जाता है वो स्पेशल STCG है, जिसके ऊपर 15% का टैक्स रेट लगता है। और स्पेशल टैक्स रेट है इसके ऊपर। ये वो वाला है जहाँ पे आपका शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने बेचे थे और उसमें एसटीटी पे किया था बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। तो ऐसे वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 111A में जाते हैं, 15% का टैक्स रेट इन पे लगता है। हालांकि टोटल इनकम में तो ये पूरी तरीके से लिया जाता है। सो आई विल राइट इट ओवर हियर 73 लाख रुपीस। He also furnished the following details of investments or payments made by him during the previous year 22-23। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है। 3 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, भाई साहब ये कांड हो गया। यहाँ पे 3 ईयर अगर आपने लिखा है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता। 80C में इसका चाहो तो डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन 80C में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। द रीजन इज 80C में आप जाकर के देख सकते हो, वहां पे लिखा है 5 ईयर्स पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो आप अगर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो 5 साल वाला, तो वो जितना भी आपने डिपॉजिट करवाया वो आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। इस केस में इसका कोई भी डिडक्शन 80C में नहीं मिलेगा। देन यू हैव 80 कंट्रीब्यूशन टू PPF, ये डेफिनेटली 80C में मिल जाएगा और जो मिलेगा अमाउंट वो है ₹35,000। ट्यूशन फीस ऑफ 3 चिल्ड्रन, भाई साहब यहाँ पे है गड़बड़। बिकॉज आप अगर अपने चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस, आप मतलब एसएससी अपने चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस पे करता है, स्कूल वगैरह में जो भी होता है वो स्कूल की जो स्कूल फीस की रिसीट होती है उसमें ट्यूशन फीस वाला जो अमाउंट होता है वो 80C में उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बट ओनली अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही डिडक्शन मिलेगा। इसने 3 चिल्ड्रन के लिए पे किया तो पे कर लो, लेकिन आपको डिडक्शन 80C में सिर्फ 2 चिल्ड्रन का मिलेगा। तो भारतीय सीनियर स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली है और वहाँ पे 20,000 पर एनम पर चिल्ड्रन है। पर चिल्ड्रन मतलब पर चाइल्ड है। तो यहाँ पे जो गणित बैठेगा वो ₹20,000 पर एनम, बट मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में 80C का डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। एंड देयरफॉर 20,000 इंटू 2 विल गिव मी 40,000 का अमाउंट। ये हो जाता है मेरा 80C। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मेरे को 80C मिल रहा है पॉइंट बी में एंड सी के अंदर। ओके, सब्सक्रिप्शन टू NHAI रिडीमेबल बॉन्ड्स आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल का रिडीमेबल बॉन्ड्स लिया हुआ है। और कब लिया है? 16 मार्च 2023 को। अब एक बात समझना, ये आप अपने को यहाँ पे ऊपर लिंक करना है। आई विल गिव यू और एरो मार्क। ये 80C का कहानी नहीं है, ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है। ओके, सो जब भी आपको घर बेचने पे, रेजिडेंशियल हाउस बेचने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल, घर मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट आपने बेचा है तो आपको अगर उसके ऊपर
54 सेक्शन 54 वाला एग्जामेशन चाहिए, 54 ईसी का एग्जामेशन यहाँ पे मिलता है। यू कैन चेक इन योर नोट, जो भी आप टीचर के नोट्स रेफर कर रहे हैं या सी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी देख सकते हैं जाकर के। सेक्शन 54 का ईसी बोलता है कि ऐसे केस में, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख करके, कि ऐसे केस में 54 ईसी के अंदर एग्जेम्पशन मिल सकता है, एंड दैट इज अप टू मैक्सिमम रुपीज 50 lakhs। तो भाई इस केस में तो कहानी सिर्फ 2 लाख रुपए का इसने डाला हुआ है। कंडीशन इज, ये वो चार बॉन्ड्स हैं, उसमें से एक है एनएचएआई का रिडीमेबल बॉन्ड्स, उसमें पैसा डालना चाहिए, बट ध्यान देना 5 years का होना चाहिए। और जब आप इन्वेस्ट करो तो आपको जिस दिन आपने सेल किया था वहां से 6 months, पूरा येलो कलर हाइलाइटर, 15 दिसंबर जिस दिन आपने वो असेट बेचा था वहां से 6 महीने के अंदर आपने बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इन दिस केस, इज दिस पर्सन इन्वेस्टिंग विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड? आंसर इज, लेट मी चेक ओवर हियर, हाँ जी, बैठ रहा है। 16 मार्च, 15 दिसंबर से करीब करीब अगर आप 15 मार्च भी पकड़ते हैं तो आपको 3 महीना मिलता है, जनवरी फरवरी मार्च, और 6 महीने के अंदर अंदर इसने कर लिया है। तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है तो जितना भी कैपिटल गेन का अमाउंट है वो कैपिटल गेन का अमाउंट का इक्विवेलेंट, सेम टू सेम अमाउंट अगर आप 54 ईसी के दिए गए बॉन्ड्स में डाल देते हो, वो बॉन्ड्स 5 year रिडीमेबल बॉन्ड्स होने चाहिए, और आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो क्या ये 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है? यस। क्या ये वो ही वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो 54 ईसी में लिखा हुआ है? यस। क्या वो 5 years वाले रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं? आंसर इज यस। क्या यहाँ पे अमाउंट मैक्सिमम 50 लाख या उससे कम का है? आंसर इज यस। तो भाई साहब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसे केस में आपके हाथ में कैपिटल गेन्स है 1,73,540, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो भाई आपको कैपिटल गेन्स लग ही रहा था 173,500, आपने 173,500 इन्वेस्ट कर दिया, इनफैक्ट उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, एंड देयरफॉर दिस अमाउंट is now to be eliminated because this amount stands to be exempted under section 54 EC। ठीक है, आप जाकर के अपनी मॉडल में चेक कर सकते हैं। फर्दर उसका बेटा है मिस्टर धवल जिसकी उम्र 15 साल है, दैट इंडिकेट्स कि मिस्टर धवल जो उसका बेटा वो एक माइनर है। ही हैज ऑल्सो अर्न फॉलोइंग इनकम। अब ये जो माइनर धवल है, ये इसकी क्विज कंपटीशन में 25,000 कमाए हैं, तो भाई ये इस, यू कैन नॉट क्लब दिस इनकम, नॉट टू बी क्लब। ये वो होशियार चिंटू है। देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, एमडीएच, एमडीएच, एम से मैनुअल वर्क करके अगर चिंटू पैसे कमा रहा है, जिसको एम से मैं बोलता हूँ मजदूर, दूसरा मजदूर चिंटू, ठीक है। दूसरा डी से डिजेबल, अगर कोई ऐसा माइनर है जो कि डिजेबल है, इनका तो हम मजाक नहीं बना रहे, मैं एक प्रॉपर टोन में बोल रहा हूँ कि अगर कोई माइनर है जो डिजेबल्ड है तो इनकी माइनर की, डिजेबल्ड माइनर की इनकम कभी भी आपको कुछ भी क्लब करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा होशियार चिंटू, होशियार चिंटू मतलब ऐसा चिंटू जिसने कुछ दिमाग वगैरह लगा करके पैसे कमाए हैं। इस केस में ये चिंटू एक होशियार चिंटू है, बिकॉज उसने किसी क्विज में पार्ट लिया था और उससे 25,000 रुपए कमाए हैं। ये इनकम क्लब आपको नहीं करनी होती है। रही बात इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, इस चिंटू के बैंक में कुछ एफडी करवा दिया था, इसने खुद ने अपने पैसों से करवाया है, इसके पापा ने करवाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चिंटू को इंटरेस्ट इनकम हुई है ऑन बैंक एफडी, ये इनकम इसके पास रहेगी नहीं, ये इनकम क्लब की जाएगी। इट इज टू बी क्लब विद द पेरेंट। और अगर ये वो वाला पेरेंट जिसकी टोटल इनकम हायर है, ठीक है, तो ये धवल के फादर जो कि मिस्टर अभिषेक सेठ है, ये, या फिर धवल की मदर, जिनकी भी टोटल इनकम ज्यादा रहेगी उसके अंदर धवल की इनकम क्लब कर दी जाएगी। अब कितना क्लब किया जाएगा? तो देखो अगर ओल्ड रिजिम में है तो 9,500 क्लब करेंगे, आई एम राइटिंग ओवर हियर। अगर वो ओल्ड रिजिम में है, मम्मी या पापा जिसके साथ भी क्लब होने वाला है, तो जब इनकम टू बी क्लब्ड इज 9,500 माइनस 1,500 का एग्जेम्पशन मिलता है पर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब किए जाने पे। बट अगर यही चिंटू के मम्मी पापा जो भी है वो अगर ये कहते हैं कि हमको न्यू रिजीम में जाना है,
तो फिर पूरा 9,500 क्लब किया जाएगा। ऐसे केस में 1,500 की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो जिस भी पेरेंट के साथ में क्लब होने वाला है उस पेरेंट का क्या इरादा है, अगर वो ओल्ड में जाएंगे तो 1,500 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और फिर बैलेंस 8,000 रुपया क्लब किया जाएगा। बट अगर वो मम्मी पापा जो भी है वो न्यू में रहना चाहते हैं तो फिर ऐसे केस में 9,500 पूरा क्लब किया जाएगा विदाउट एनी 1,500 का एग्जेम्पशन फॉर चाइल्ड। Assuming that the tax has been deducted on time wherever applicable, Mr. Abhishek does not want to opt for the provision of 115 BAC. चलो जी, अभिषेक का तो बात पक्का हो गया। अब यहाँ पे जो मिस्टर धवल जो माइनर है उसकी मदर का क्या इरादा है और उसकी मदर की क्या इनकम है उसके ऊपर बातें डिपेंड करी जाएंगी। फिलहाल के लिए ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा कहानी में हीरो है मिस्टर अभिषेक वो ओल्ड रिजीम के अंदर है। ओके जी, नेक्स्ट लाइन पे, based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. अब इस केस में आपको सारी चीजें बतानी है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर धवल माइनर just to be clubbed in the income of Mr. अभिषेक। अभिषेक में ही डालना है, इफ एनी, assuming that the income of अभिषेक is greater than the income of his spouse। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लोग ने क्लियरली बोल दिया कि जो धवल की मदर है उसकी इनकम कम है और धवल के फादर जो कि अभिषेक है उसकी इनकम ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये इनकम क्लब की जाएगी फादर में। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर फादर के इसमें क्लब करी जानी है तो फादर जो है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर अभिषेक वो ओल्ड रिजिम में रहना चाहते हैं, और अगर वो ओल्ड रिजिम में रहना चाहते हैं तो इनकम टू बी क्लब विद द पेरेंट ₹8,000 टू बी क्लब विद मिस्टर अभिषेक। ओके, और ये है उसका गणित। 9,500 की एफडी की इनकम है ये रही, और उसमें से 1,500 का एग्जेम्पशन पर चाइल्ड माइनस कर सकते हो मैक्सिमम, और वो माइनस करने के बाद में 9.5 में से 1,500 गए, बचा 8,000 रुपया, ये क्लब किया जाएगा अभिषेक के हाथ में। So what is the quantum of income which is to be of Dhaval which is to be clubbed with the income of Abhishek? कितना क्लब किया जाएगा? 34,500। आंसर इज नो। 8,000 आंसर इज यस। 33,000 भी नहीं और 9.5 भी नहीं, क्योंकि 9.5 तो मैंने आपको बता दिया अगर न्यू रिजीम में होता तो करेक्ट आंसर इन माय ओपिनियन शुड बी ऑप्शन बी। व्हाट इज द जीटीआई ऑफ अभिषेक? ध्यान देना, जीटीआई बोला है तो ऊपर जो मैंने आपको सब एटीसी वगैरह बताया वो सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आगे वाला क्वेश्चन भी बढ़िया मस्त है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर 80C? ये तो हमने कंप्यूट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसका आंसर हम लोग जाकर के फटाफट से दे सकते हैं, तो पहले ये सुलटा देते हैं। 80C में अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल टू मिस्टर अभिषेक, तो भाई साहब यहाँ पे देख लो अब 80C, 3 ईयर पोस्ट ऑफिस ये तो मिलने से रहा, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ मिल जाएगा, एंड ट्यूशन फीस लेकिन 3 चिल्ड्रन का नहीं मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का मिलेगा। तो मेरी ओपिनियन में यहाँ पे 35,000 और 40,000 अगर ये दोनों अमाउंट्स का टोटल किया जाता है तो 80C के अंदर जो डिडक्शन मिलेगा वो होगा 35 और 40 75,000। ओके, नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि हम लोग अगर टोटल इनकम इसी से निकालना चाह रहे हैं 80C डिडक्शन। ओके, सो 75,000 आ रहा है, 30,000 सॉरी 35,000 पीपीएफ और 40,000 ट्यूशन फीस। ये लोग कह रहे हैं भाई साहब आंसर 1,00,000 नहीं, 1,20,000 नहीं, 95 नहीं, 75 यस। इन माय ओपिनियन इसका आंसर बनता है डी। आई एम राइटिंग ओवर हियर 35,000 फॉर पीपीएफ में जो पैसा डाला, एंड 40,000 दैट इज ट्यूशन फीस of 2 children. Okay, and this is how you get the correct answer. 75,000, 19.3 answer. What is the gross total income of Abhishek? Gross total income of Abhishek. In this case, यहाँ पे you can take the calculator in your hands. मैं भी calculator पे compute कर लेता हूँ। So ये ग्रे वाला एक फिगर आप ले लेंगे 1,35,50,000। This is salary, और जहाँ पे दिस इज सैलरी, और जहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है 1,35,00,000 माइनस 50,000 आया 1,34,50,000 प्लस 5,90,000 का डिविडेंड, और वो ग्रॉस लेना था तो ये ग्रे वाला भी आप ले लीजिए, प्लस
24,550, 24,530, सॉरी मेरी गलती, प्लस 73 लाख रुपीज का STCG 111A वाला। आंसर आ रहा है 213,64,530। लेकिन रुकना, ये कैपिटल गेन्स आएगा नहीं क्योंकि मैंने इसको एग्जाम कर दिया है, तो इसको हटा देते हैं। बट आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे GTI के पहले क्लबिंग का अमाउंट भी तो आपको लेना चाहिए। ये तो आपका ATC का डिडक्शन है, बट दिस इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। तो 8,000 रुपया जो माइनर की इनकम फादर में क्लब करी जाएगी, ये भी आपने लेना चाहिए, प्लस करो 8,000। अब जो आंसर आएगा 213,72,530। 2,13,72,530। 2,13,72,530। I'll write it over here, all the amount that you need. I'll write over here salary 1,34,50,000. Then capital gains था इसका, which was STCG 111A वाला, and that was, if I'm not wrong, 73 lakhs. फिर इस केस में IFOS है। IFOS में पहले पहले इसकी डिविडेंड इनकम जो 590। फिर इसका खुद का सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट विच वॉज 24,530, एंड प्लस धवल जो उसका बेटा है, माइनर की इनकम क्लब। सो माइनर की इनकम 8,000। ओके, with all this data at hand, I believe we've taken all the figures, and when we take a total of all these figures, 1,345 plus 73 lakhs plus 5 lakh 90 plus 24,530 plus 8,000, 213,72,530। हाँ भाई, डबल चेक क्रॉस चेक सब कर लिया मैंने, मेरा आंसर तो यही आ रहा है। दैट इज ऑप्शन ए। ओके, 213,72,530। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो चेक पहले का बी फिर ए और फिर डी। बैड। ओके, धीरे धीरे धीरे, बी ए डी, भाई साहब तीनों करेक्ट है। ये 8,000 करेक्ट। धवल की इनकम, माइनर की इनकम पापा में 8,000 रुपए जाएगी। ए तो अभी निकाला 213,72,530, एंड 75,000 का ATC का डिडक्शन मिलेगा, 35,000 PPF और 40,000 ट्यूशन फीस। तो ये जो बैड है अपना, ये करेक्ट आया है। अब फाइनली आपसे कहा जा रहा है कि कंप्यूट करो टैक्स लायबिलिटी अभिषेक की। अब देखो, अगर इस सिनेरियो में आपको बता दूं यहाँ पे, तो आप खड़े हो GTI पे। इस GTI में से हमने अब माइनस करनी है डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। 6A की डिडक्शंस अगर मैं आपको बता दूं तो दो है। 80C, सेक्शन 80C, इसमें 75,000 है जो हमने अभी कंप्यूट किया था। और भूलना मत, यहाँ पे 80TTA सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है, ये रहा यहाँ पे। इसके पास दो है, 24,530 खुद का और 8,000 माइनर का। तो इसकी टोटल सेविंग्स बैंक की जो इंटरेस्ट आती है, इनफैक्ट नहीं नहीं नहीं, माइनर का नहीं आएगा बिकॉज माइनर का FD है। हाँ, ये नहीं आएगा। और टीटीए में सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। SB अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन मिलता है। जितना आपको एक्चुअल इंटरेस्ट आया है वो, या फिर मैक्सिमम ₹10,000, दोनों में से जो भी लोअर। तो इस केस में जो एक्चुअल आया है वो 24,530 है, और मैक्सिमम डिडक्शन इस केस में सिर्फ 10,000 मिलेगा पर असेसी को। एंड देयरफॉर अगर हम यहाँ से दोनों में से लोअर अमाउंट लेते हैं, तो मेरे को जो आंसर बैठेगा डिडक्शन का, वो होगा 10,000। एंड देयरफॉर मैं यहाँ पे 10,000 का ये अमाउंट माइनस करके, जब मैं देखता हूँ कि मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है, -75 10 -85,000, 212,87,530। This is the total income, 212,87,530। Okay. Salaries 1,34,50,000, फिर कैपिटल गेन 73 lakhs, डिविडेंड 5,90,000, SB अकाउंट पे इंटरेस्ट 24,530,
माइनर की इनकम क्लब करके आ गई 8,000 रुपए, दो डिडक्शंस मिले 80C 75,000, 80 TTA का मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन माइनस करने के बाद फाइनली टोटल इनकम बन रही है 212,87,530। लेकिन हमको तो कहा गया है कि टैक्स लाइबिलिटी बताओ कितनी आ रही है। अब यहाँ पे एक बात समझना मेरी, ओके। अब आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ के ऊपर चली गई है। टोटल इनकम इज एक्सीडिंग ₹2 करोड़। एंड इसके अंदर एक DCG इनकम भी है। दिस टोटल इनकम इंक्लूड्स सम DCG इनकम। तो देखो, जब भी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली जाती है, जब भी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली जाती है एंड उस टोटल इनकम के अंदर कुछ तो भी DCG इनकम इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आपको एक फंडा सीखना है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है भाई साहब, ऐसे केस में सरचार्ज लगाने में स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। सरचार्ज इज द सुपर कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे समझना है। मैं आपको सम सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा सरचार्ज की कहानी का। बहरहाल, आप अगर मुझसे ये जानना चाहते हो कि DCG इनकम क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ। DCG मतलब डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। ये चार तरीके की इनकम होती है। D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड इनकम एंड CG स्टैंड्स फॉर कैपिटल गेन्स, बट वी गॉट थ्री कैपिटल गेन्स। एक है LTCG अंडर सेक्शन 112 नॉर्मल LTCG। उसके बाद LTCG वो लिस्टेड शेयर्स को बेचते वक्त जो बाइंग और सेलिंग दोनों टाइम पे STT पे किया हुआ था, ऐसे वाले होते हैं 112A के अंदर। और तीसरा वाला है STCG अंडर सेक्शन 111A। ये जो चार इनकम है, ये है DCG इनकम। और अगर आपकी टोटल इनकम में कभी भी DCG इनकम है, तो दो कंडीशन लेट मी फर्स्ट हाईलाइट। क्या आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड हो गई है? हाँ, हाँ, हाँ। कंडीशन नंबर 2, क्या आपकी टोटल इनकम में थोड़ा बहुत DCG इनकम इंक्लूडेड है? हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई साहब ध्यान दो, ऐसे केस में सरचार्ज में आपकी हालत खराब हो सकती है। लेट मी फर्स्ट क्लेरिफाई ऑन दिस पॉइंट। नाउ ओवर हियर आई हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड, बिकॉज मैंने पहले ही बना लिया था भाई, ठीक है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो ये रहा सैलरी, और ये 1,34,50,000। कैपिटल गेन्स 111A वाला 73 लाख, डिविडेंड 590, बैंक इंटरेस्ट 24,530, माइनर इनकम 8,000, टोटल हो गया 622,530। GTI बनता है 213,72,530, और डिडक्शन आपने 75,000 और 10,000 का टोटल करके 85,000 माइनस करना है। टोटल इनकम बनती है 212,87,530। सिंस दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड आस्क यू टू टेक अ कॉपी और टेक जस्ट उसका फोटो ले लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, MCQ बुकलेट का तो एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जो भी करना है आपके काम में आ जाएगा, कॉपी में इसको नोट कर लेना। बहरहाल, मैं आपको स्टार्ट करके कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सरचार्ज। अब आप सरचार्ज की इन कैलकुलेशन को समझो। सरचार्ज का टेबल आपको पहले ये बता रहा है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल है या HUF है या AOP है या BOI या AJP है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, उनके लिए सरचार्ज के क्या रेट्स होते हैं। तो देखो, अगर इनकम अप टू 50 लाख है तो सरचार्ज कुछ नहीं लगता। ओल्ड, मैं पहले ओल्ड रेजिम बता देता हूँ, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। बट अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ के अंदर है, मतलब 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है, तो 10% लगेगा सरचार्ज। लेकिन ध्यान देना, 10% किसका? इनकम का? नहीं, 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 नहीं। 10% ऑफ द इनकम टैक्स। तो पहले इनकम टैक्स कंप्यूट करो, उसके ऊपर आपको 10% लेना है। दिस इज द सरचार्ज। थर्ड वाला स्लैब है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर है तो 15% का आपको सरचार्ज लगेगा, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25% का सरचार्ज, और अगर 5 करोड़ से ऊपर की आपकी इनकम है तो 37% का सरचार्ज। वहीं पे अगर न्यू रिजीम की बात करें, हालांकि इस केस में न्यू रिजीम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो मिस्टर अभिषेक का सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसने प्रेफरेबली बोला हुआ है कि उसको ओल्ड रिजीम में ही रहना है। अब आए हो तो सीख लो, समझ लो। अगर न्यू रिजीम की बात करें तो सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो फिर आपके ऊपर सरचार्ज सिर्फ 25% लगेगा। वो 2 करोड़ के बाद अगर 5 करोड़ को भी एक्सीड हो जाता है तो भी 25% ही है। तो यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ आपके पास तीन ही स्लैब्स है। पहले तो भाई कुछ भी नहीं है, अप टू 50 लाख से तो नो सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, और 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%। मतलब यहाँ पे कोई 37% वाला सरचार्ज नहीं लगता।
बट ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, इससे आपको सम सॉल्व करने में कुछ भी हासिल नहीं होगा। यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू सॉल्व। देखो अब मेरी बात समझो, अगर आपका दिमाग ये बोल रहा है कि इसकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई है, इट इज मोर देन 2 करोड़, क्या 2 करोड़ के ऊपर गई है? आंसर इज यस। इस व्यक्ति की इनकम जो बनी है इस क्वेश्चन के अंदर मैं देख पा रहा हूँ 212,87,530। इसका मतलब इसकी जो इनकम बनी है ये 2 करोड़ के ऊपर वाली है। और अगर 2 करोड़ के ऊपर वाली है तो मुझे दोनों ही रिजीम में, चाहे ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों ही रिजीम में मुझे तो, अरे यार इस पर क्या हो गया, हाँ जी, तो दोनों ही रिजीम में मुझे तो फिर 25% का सरचार्ज लगा देना चाहिए। लेकिन अब भी मैं आपकी बात को क्लियर करता हूँ, इस केस में 25% का सरचार्ज है ही नहीं। ओके, जस्ट वेट। अब इसके तीन केसेस समझो। केस वन, इफ द टोटल इनकम इज अप टू 2 करोड़ तो सरचार्ज है एज पर द अबाउट टेबल। इफ द टोटल इनकम इज अप टू 2 करोड़ तो आपने ये टेबल के हिसाब से ही सरचार्ज देखना है। बट इफ द टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़, लेकिन देर इज नो डीसीजी इनकम, 2 करोड़ के ऊपर चला गया बट डीसीजी इनकम नहीं है, तो भी टेंशन मत लेना। फिर सरचार्ज के लिए आपको जो टेबल अभी बताया वही टेबल के रूल से आपको चलना है। प्रॉब्लम तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड इट इंक्लूड्स सम डीसीजी इनकम। ये दोनों कंडीशंस अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है तब वो बन जाता है डिफिकल्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सरचार्ज। टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है क्या? हाँ, टोटल इनकम जा रही है 2 करोड़ 12,87,530। सो इज इट एक्सीडिंग रुपीज 2 करोड़? यस। यस। दूसरा, क्या इस क्वेश्चन में इस इनकम के अंदर थोड़ी भी डीसीजी है क्या? यस। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये मेरे हिसाब से 78,90,000 की डीसीजी है, 5,90,000 का डिविडेंड है। ये देखो इधर, मैं आपको एक हरे कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी। तो 73 लैक्स ये प्लस 5,90,000, ये जो मैंने दो हरे हाइलाइटर मारे हैं, ये आपको 73 प्लस 5,90,000 ये बताता है कि 78,90,000 का डीसीजी है। तो क्या मेरी दोनों कंडीशंस कंप्लाई हो रही है? आंसर इज यस। इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम, हाँ। क्या क्वेश्चन इस इनकम के अंदर थोड़ी सी डीसीजी इंक्लूडेड है क्या? यस। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती है तो एक बात समझना, ऐसे केस में ये लोग बोलते हैं कि जितना भी डीसीजी इनकम होता है उस डीसीजी इनकम के ऊपर टैक्स निकालो और सरचार्ज होगा एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ द इनकम टैक्स ऑन डीसीजी इनकम। अब उसके बाद में 2 करोड़ के जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से डीसीजी हटा दो। अब जो अदर इनकम होगी उस अदर इनकम के ऊपर क्या सरचार्ज लगेगा? इट विल बी एज पर दी अबाउट टेबल। तो अगर आपको अदर इनकम के ऊपर सरचार्ज चेक करना है तो उसके लिए टेबल में आना पड़ेगा। वो अदर इनकम का कितना अमाउंट है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल एक रैंडम रैंडम बात करता हूँ। एक व्यक्ति है जिसकी टोटल इनकम बनती है 2 करोड़ 20 लाख, उसमें डीसीजी है 40 लाख का। तो देखो 2 करोड़ के ऊपर चला गया, हाँ, क्या डीसीजी उसमें है? हाँ, 40 लाख का डीसीजी है। तो अब एक काम करो, 2 करोड़ 20 में से 40 लाख का डीसीजी अलग कर दो। अब ये 40 लाख की डीसीजी के ऊपर आपने इनकम टैक्स निकालना है और इस इनकम टैक्स के ऊपर 15% का सरचार्ज लगेगा। अब जो अदर इनकम है 2 करोड़ 20 लाख में से 40 लाख अगर डीसीजी है तो अदर इनकम बनती है 1 करोड़ 80। 1 करोड़ 80। 1 करोड़ 80। तो अब इस 1 करोड़ 80 के ऊपर कितना टैक्स, कितना सरचार्ज लगेगा? अब देखो यहाँ पे 1 करोड़ 80 मतलब इट इज समवेयर बिटवीन 1 करोड़ एंड 2 करोड़। और ये बेल्ट में अगर है तो 15% का सरचार्ज लगेगा, चाहे ओल्ड में हो या न्यू में हो। तो अदर इनकम के ऊपर पहले इनकम टैक्स निकालो और उस इनकम टैक्स के ऊपर भी 15% का ही सरचार्ज लगेगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि उस व्यक्ति की टोटल इनकम 2 करोड़ 20 लाख है, 2 करोड़ 20 लाख है, लेकिन 2 करोड़ 10 लाख सिर्फ डीसीजी है, तो 2 करोड़ 10 लाख का जो डीसीजी है पहले इस डीसीजी के ऊपर इनकम टैक्स निकालो और उस इनकम टैक्स के ऊपर सिर्फ 15% आपको सरचार्ज लगाना है। ऑन दी अदर साइड, अब जो अदर इनकम बनती है वो कितनी है? वो तो सिर्फ 10 लाख है, क्योंकि 2 करोड़ 20 में से 2 करोड़ 10 लाख ये तो सिर्फ और सिर्फ डीसीजी था।
अब बचता है 10 लाख। 10 लाख इज अदर इनकम। अब आप इस स्लैब में देखो, आपकी इनकम अगर अप टू 50 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो ये जो अदर इनकम है, इस अदर इनकम को 10 लाख के ऊपर आपने टैक्स निकालना है, और इस टैक्स के ऊपर आपको कोई भी सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन में जो पोर्शन नंबर सी बैठेगा, मतलब जो केस सी बैठेगा, उस केस में कहानी आ रही है। टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़, यस, 2 करोड़ 12 लाख 87,530। और क्या उसके अंदर डीसीजी इंक्लूडेड है? आंसर इज यस। 78 लाख का 78,90,000 का डीसीजी है। सर ये इतना बड़ा डीसीजी, अगर 10 रुपए का डीसीजी हुआ तो हाँ चलेगा, अगर 10 रुपए का भी डीसीजी हुआ तो भी आपको इसी फॉर्मेट में जाना है, केस सी के अंदर ही जाना है। Okay, so with this data at hand, let me just take you to all the figures which I've already computed and kept it in front of you, because time waste नहीं करना है. This is Ultra Pro Max important, and I want you to compute. I want you to just take a photo of this. मैं यहाँ पे आपको लिख करके दे रहा हूँ, ये 19.4 का आंसर आपको यहाँ से निकलेगा। इतर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा इस पूरे वीडियो के अंदर। दिस इज अल्ट्रा प्रो मैक्स। वो वाला भी आपने फोटो ले लेना चाहिए। जस्ट हैंग ऑन। अगर आप एक फोन हाथ में लेकर के फोन में ही देख रहे हो, या जो भी कर रहे हो, आप लैपटॉप पे देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, जस्ट समहाउ ये आपने अपने पास में सेव करके रखना है। पहले ये वाले का फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। ओके, मैंने पॉज कर दिया। ओके, नेक्स्ट ये वाला। ओके, ये आपने एक पेज पे बना देना अपनी कॉपी के अंदर। ये सरचार्ज का पूरा ज्ञान आ गया, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम सब आ गया, ठीक है। और उसमें डीसीजी का फंडा भी आ गया। तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो जो इंक्लूडिंग डिविडेंड और कैपिटल गेन कुछ भी लिखा था, वो सब समझने की जरूरत नहीं है, मैंने सब करवा दिया था। तो जो भी सरचार्ज का ज्ञान है पूरा आ गया, ओल्ड वर्सेस न्यू सब आ गया। ओके, इस पूरे डायग्राम के अंदर। नाउ कमिंग बैक टू दिस। दिस इज, ये तो आपने ऑलरेडी लिया होगा, ये मैंने आपको क्वेश्चन 19 का टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए बता दिया, 212,87,530। अब आ जाओ क्वेश्चन 19.4 में, जो स्पेसिफिकली बोला गया है कि डीसीजी सॉरी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। ये टैक्स लाइबिलिटी अपना इधर कंप्यूट किया हुआ ऑलरेडी है। आई जस्ट गो एंड शो यू, बट बिफोर दैट आप पूरा यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार के लिए स्क्रीन पॉज करके फोटो ले लो। ओके, अब मेरी बात सुनो पहले, बहुत अच्छे से सुनो, चाहिए तो बार बार स्क्रॉल करके सुनो, लेकिन सुनो, पहले सुनो। व्हाट फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू टेक ओवर हियर। सबसे पहले मैं स्टेप नंबर बता रहा हूँ और उस स्टेप नंबर को येलो कलर करते जाऊंगा। सबसे पहला स्टेप आपने लिखना है टोटल इनकम। ये पहला स्टेप है, मैंने इसको येलो कलर कर दिया। मेरे को क्वेश्चन से पता चल गया था आंसर निकालने से ही, इधर देखो 212,87,530, मैंने जाकर के लिख दिया मेरी टोटल इनकम 212,87,530। अब इसके अंदर मुझे क्वेश्चन में पढ़ करके ये ग्रीन वाले हाइलाइटर से, ये मेरा कर्सर देख रहे हो इधर, 73 लैक्स और यहाँ पे 5,90,000, ये दोनों का टोटल लेकर के मुझे पता चलता है कि 78,90,000 ये डीसीजी है। तो एक काम करो, अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 212,87,530। अब आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पहले जाकर के लिखना है डीसीजी का अमाउंट। ओके, तो 212,87,530 लिख लिया, डीसीजी का अमाउंट 78,90,000 लिख लिया। अब आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। तो मेरा ये जो रोमन नंबर 1 है, ये अदर इनकम कितना होगा? अदर इनकम इज नथिंग बट 212,87,530, उसमें से 78,90,000 निकाल दो। तो ये जो गोला बना के मैंने लिखा हुआ है बैलेंसिंग फिगर, ये मैंने कैसे निकाला? 212 रेड वाला अमाउंट 212,87,530 माइनस 78,90,000, ये रेड में से ग्रीन माइनस किया, अब आया 133,97,530। ये मेरे को कैसे फाइंड आउट किया मैंने? ये फाइंड आउट किया एज अ बैलेंसिंग फिगर, दिस माइनस दिस करके, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड फिगर विच आई हैव आइडेंटिफाइड। दिस इज द थर्ड फिगर विच आई हैव आइडेंटिफाइड। ओके, नाउ जब आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब डिविडेंड तो 5,90,000, ये तो कोई भी लिख देगा। एसटीसीजी 111 का 73 लाख, ये कोई भी लिख देगा। अब अदर इनकम के अंदर ये स्लैब के मुताबिक जाना है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस विद द ओल्ड रिजीम का स्लैब। तो आपको पता है ओल्ड रिजीम में पहले 2.5 लाख पे नील, फिर उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक जो भी अमाउंट रहता है उस पर 5%, तो नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर भी 5%, और फिर 5 से 10 के बीच में जो भी इनकम होगी उसके ऊपर 20%। तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आएगा अपना 20%, एंड लास्टली बैलेंस। बैलेंस आपको
133, 97, 530 में से ये तीनों अमाउंट निकालोगे तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 123, 123, 97, 530। अब ये बिल्कुल सिंपल है। नाउ दिस इज समथिंग विच यू कैन कंप्यूट एंड नाउ यू नो दैट आपने पहले ये 10 लाख के स्लैब वगैरह निकालने के बाद में ये आप 123 वाला अमाउंट निकालोगे। दिस शुड बी योर फोर्थ अमाउंट। तो पहले आपने ये 10 लाख के स्लैब का बंटवारा करना है। दिस इज द सॉरी दिस शुड बी द फोर्थ अमाउंट। और ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला बैलेंस वाला, दिस शुड बी द फिफ्थ अमाउंट। इस तरीके से आपका सारा अमाउंट रेडी हो गया। सबसे पहले मैंने देखो, इसीलिए मैं सम को नीचे से किया हुआ है ना, इसीलिए ये एरो रिवर्स एरो है। तो हमेशा हमको आदत होती है हम ऊपर से नीचे समझते हैं, तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है। मैंने इस सम को रिवर्स में किया हुआ है। सो पहले मैंने रेड वाला अमाउंट लिखा, फिर ग्रीन वाला लिखा, फिर ब्लू वाला लिखा। रेड में से ग्रीन माइनस किया तो ब्लू आ गया। अब मेरे को अंदर के अमाउंट फिल करना है, तो अंदर वाले अमाउंट भी मैंने रिवर्स में किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आई बिलीव आपको समझ में आ ही गई होगी। अब ये इनकम आ गई, इसके ऊपर का टैक्स रेट आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके चीजें बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग विच यू नो फॉर वाइल, आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से पता है। फर्स्ट वाला जो अमाउंट है 2.5 लाख, इसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं लाएगा। फिर 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500। 5 लाख पे 20% बनता है 1 लाख। और ये जो है 1,23,97,530, इसके ऊपर 30% ये अमाउंट आता है 37,19,259। ये सारे टैक्सेस जो ब्लैक वाले अमाउंट है इनको टोटल कीजिएगा, अब आपको मिलेगा 38,31,759। ये है मेरा टैक्स का अमाउंट। टैक्स ऑन अदर इनकम। टैक्स ऑन अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है? 133,97,530। अदर इनकम के ऊपर टैक्स कितना है? 38,31,759। डिविडेंड इनकम 5,90,000 है, इसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगता है? नॉर्मल वाला। ठीक है ना। तो स्लैब पार हो गया तो अब 30% इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो डिविडेंड 5,90,000 का है, इसके ऊपर 30% लगा दो। अब जो आंसर आपको आएगा वो बनेगा 1,77,000। STCG 111A वाला है तो 73 lakhs की जो STCG है इसके ऊपर 15% लगाओगे, टैक्स आएगा 10,95,000। अब DCG इनकम 78,90,000 है और DCG इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है 12,72,000। अब बात समझो, बात आती है सरचार्ज की। अब मैं आपको वापस से ये वाला पॉइंट दोहराने जा रहा हूं। हमको डिवाइड करना था DCG इनकम, क्या हमने उसको डिवाइड कर लिया? यस। क्या हमने DCG इनकम फाइंड आउट किया? यस। DCG कितनी थी? 78,90,000। क्या हमने ये वाला अमाउंट भी एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया था? यस। ये वाला अमाउंट कितना आया था? 1,33,87,530। 530। ठीक है ना। 1,33,87,530। अब DCG इनकम के ऊपर टैक्स कितना है? तो DCG इनकम के ऊपर मैं ये वाला बता रहा हूं, इनकम टैक्स ऑन DCG इनकम अब भी आपने निकाला 12,72,000। ओके। एंड बाकी वाली इनकम जो है अदर इनकम, इसके ऊपर आपको टैक्स निकालना है, जो टैक्स ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। अब आ जाओ, मैं आपको टेबल से ही सारी चीजें समझा देता हूँ, विल बी इन अ बेटर पोजिशन। DCG के ऊपर 12,72,000 की जो टैक्स है, टैक्स के ऊपर 15% का सरचार्ज। तो 12,72,000 के ऊपर 15% का सरचार्ज लगाओ। सरचार्ज का अमाउंट आता है 1,90,800। ठीक है। अदर इनकम पे कितना लगेगा? तो अदर इनकम है 1,33,97,530। तो ये वाला जो अमाउंट है, मैंने इधर 87 लिखा है, मैं इसको 97 कर रहा हूँ। ये 97। ओके। अब ये जो 1,97,530 है, 1,33,97,530, ये इस ब्रैकेट में आएगा। और क्योंकि इस ब्रैकेट में आएगा तो इसके ऊपर 15% का सरचार्ज है। एंड देयर फोर नाउ यू कैन सी कि मैंने 38,31,759 जो कि अदर इनकम के ऊपर का टैक्स है, इसके ऊपर 15% का ही सरचार्ज लगाया है। और ये 38,31,759, इसके ऊपर 15% का सरचार्ज लगाओ। सरचार्ज का अमाउंट आएगा 57,47, सॉरी 5,74,764, सॉरी सॉरी
मैंने सही तो लिखा है ना, मतलब मैं, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस, 5,74,764, यस। अब आप एक बात समझो, फाइनल चाहिए मेरे को टोटल, दैट इज टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। तो टैक्स है ये 38,31,759 प्लस सरचार्ज है ये। अब ब्लू वाला और ये सरचार्ज वाला अमाउंट दोनों को जोड़ो, आंसर आएगा 44,06,523। डीसीजी इनकम कितनी है? डीसीजी इनकम ये चली गई, मेरे को चाहिए क्या? इनकम चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को चाहिए टैक्स और चाहिए सरचार्ज। तो डीसीजी इनकम के ऊपर जो टैक्स का अमाउंट है वो 12,72, और उसके ऊपर जो सरचार्ज है वो 1,90,800। अब 1272 का टैक्स एंड 1,90,800 का सरचार्ज दोनों ऐड करो, आपको मिलेगा 14,62,800। अब ये वाला है टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन अदर इनकम, और ये है टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन डीसीजी इनकम। तो ये वाला अमाउंट और ये वाला, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज दोनों मिला लो, अब आपको मिलता है टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज। तो 58,69,323 ये है टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज। इसके ऊपर अपने को लगानी है सेस। सेस इज एट द रेट ऑफ 4%, और ये 58,69,323 के ऊपर का 4%। आंसर आता है 2,34,773। अब टैक्स का सरचार्ज और इसके साथ में ब्लू कलर का सेस भी जोड़ दो, तो टैक्स की लाइबिलिटी बनती है 61,04,096। बट क्योंकि ये लोग हमको कहते हैं राउंड ऑफ करके बताओ, तो हमने इनको बता दिया 61,04,100। दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय फिगर्स। जस्ट फॉर अ सेकेंड, वेट 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 वेट। सरचार्ज क्या मैंने ऐसे लगाया क्या? नहीं, ऐसे लगाओगे गलत आएगा, ऐसे लगाओगे गलत आएगा, क्योंकि जीरो के ऊपर 15% लगाओगे जीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सिंगल भी आ जाएगा, मतलब आई आई बिलीव यहाँ पे सिंगल, हाँ आई गेस आ जाएगा, क्योंकि वो सिंपल मैथ्स है। सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, हाँ ऐसे करके भी आ जाएगा। बट बेटर वे इन माय ओपिनियन इज आप इसको टोटल अमाउंट करके फिर लगाओ, सिंगल से भी आ जाएगा, मेरी गलती, सिंगल से भी आ जाएगा। बट आपको टोटल वाली टैक्स के अमाउंट के ऊपर लगाना चाहिए, ओके। तो ये डैश 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 डाल दिए, डैश डैश डाल दिए। फाइनल जो इनकम टैक्स का अमाउंट आया उसके ऊपर 15%, फाइनल जो इनकम टैक्स का आया उसके ऊपर 15%, इस तरीके से। सो यू गॉट दिस फिगर एट योर डिस्पोजल। ये पूरा फोटो है, यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट एंड अब मैं जाता हूँ और आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर आ रहा है 61,04,100। आई बिलीव आपको ये पूरी चीजें समझ में आई हैं। अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी डाउट है, सो यू कैन कम्युनिकेट विद मी। मेरा नंबर एक्चुअली मैंने दिया होगा, नहीं दिया तो मैं यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ, मैंने दिया होगा कहीं ना कहीं पे। तो 8850609542। दिस इज माई मोबाइल नंबर, 8850609542। दिस इज माई मोबाइल नंबर। आई एम हरीश वाधवानी। अगर आपने नाम मेरा चैनल पे नहीं देखा या आपको याद नहीं आ रहा था, तो ये भाई साहब अपना नाम है, और अपने नाम के आगे मजबूत वाला टाइटल है। यू कैन कॉल और टेक्स्ट मी वेन एवर यू विश टू। इन केस आई एम टेकिंग अप लेक्चर्स, या फिर मैं किसी मीटिंग में हूँ, या फिर मैं कोई ऑफिस में कुछ बिजनेस काम में हूँ, बिकॉज आई डू मेनी जॉब्स एट अ टाइम, शायद मैं आपका कॉल आंसर ना कर पाऊँ, आई कॉल यू बैक, और आपको या टेक्स्ट बैक कर दूंगा, या जो भी है। 8850609542। दिस इज सी हरीश वाधवानी। एनी डाउट रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट और एनी कॉन्सेप्ट, यू कैन कनेक्ट विथ मी। ये था सरचार्ज वाला पोर्शन। Going back and now talking about some other aspects over here. हाँ जी, तो आपका आंसर ये वाला है 61,04100। ओके, 61,04100, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। तो ये हमने पूरा खत्म कर दिया क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट वाला क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, अब आपको दिखा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये पूरी जो श्रृंखला थी, ये 20 क्वेश्चन की श्रृंखला सी इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू बुकलेट। The very first question that you can see over here is question number, so not very first, okay, the very last question that you can see, मेरी गलती भाई, देर हो रही है, नींद आ रही है शायद इसलिए है। क्वेश्चन नंबर 20। अभिनव एंड सन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं ये लोग, एंड दे आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
and it has started its business on 20th of June 2018. जो टैक्स हेड है ऑफ मेसर्स अभिनव एंड सन्स, उन्होंने कुछ डेटा आपके सामने रखा हुआ है। पहले वो बता रहे हैं कि हमारे को इतनी पीजीबीपी हुई है 5,75,22,750। सर क्या सरचार्ज लगेगा? जाहिर सी बात है, 5 करोड़ है भाई, सरचार्ज लगेगा एट द रेट। ये मैं सिर्फ पीजीबी पे बता रहा हूँ, अज्यूमिंग कि यही वाला आपका नीचे जीटीआई में जाएगा और यही आपको डिडक्शंस वगैरह से माइनस करने के बाद में टोटल इनकम में भी कुछ 5 करोड़ के ऊपर का ही अमाउंट होगा। सो अगर 5 करोड़ के ऊपर का ही अमाउंट होगा तो ऐसे केस में सरचार्ज होगा एट द रेट ऑफ 37%। लेकिन 37% किसका? 37% ऑफ द इनकम टैक्स। ओके, इन्होंने कुछ एफडी रखी हुई थी, उसके ऊपर का इंटरेस्ट आया है। सो दिस इज पीजीबीपी एंड दिस इज आईएफओएस। Interest on fixed deposit 12,50,000. The same was received on 30th of April 2022 after deduction of tax at source. भाई साहब, लेकिन इन्होंने आपको ग्रॉस का फिगर दिया हुआ है, तो पहली बात हमको लेना क्या चाहिए? हमको जब टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो ग्रॉस फिगर ही लेना चाहिए, 12,50,000। बट ध्यान देना, देर इज अ टीडीएस, और ये वाली जो इंटरेस्ट इनकम होती है इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर इसके ऊपर का टीडीएस उन्होंने डिडक्ट किया भी होगा तो आपका 1,25,000 का टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे कट गया होगा, गंदा वाला कट गया, ठीक है ना। सो मैं आपको यहाँ पे एक बार के लिए कहीं साइड पे बता देता हूँ, इंटरेस्ट 12,50,000, इसमें से टीडीएस कटा होगा एट द रेट ऑफ 10%, विच इज नथिंग बट 1,25,000, और ये माइनस करने के बाद में 11,25,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12,50,000 इंटू 20%, यस 11,25,000। ये नेट है, और नेट का काम अपने पास में कहीं कुछ नहीं होता। ये वाला जो अमाउंट है ये मुझे टोटल इनकम में लेना है, और ये वाला जो अमाउंट है ये मुझे टैक्स पेड में लेना चाहिए। तो टैक्स की कैलकुलेशन में ये लेना चाहिए। तो हमारा जो एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम कंप्यूट करते वक्त ग्रॉस अमाउंट दैट इज 12,50,000, और टैक्स कंप्यूट करते वक्त टैक्स पेड 1,25,000। तो ये दो इफेक्ट्स हमको देने होते हैं। मैं इन दोनों को ग्रीन सिग्नल दे रहा हूँ। क्या ये 12,50,000 मेरे काम का है? यस। कब काम आएगा? अभी टोटल इनकम में लेने में। क्या 1,25,000 मेरे काम का है? यस। कब काम आएगा? वो टैक्स पेड करके एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा अपने को। ओके, सो नाउ ओवर हियर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। आई जस्ट फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे पीजीबीपी, ये व्यक्ति की ये आ गई है, और यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसको, तो 12,50,000 की आईएफओएस है, और पीजीबीपी 5,75,22,750। डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड, इसका 80G का डिडक्शन मिलेगा अगर ओल्ड रिजीम में रहता है तो। टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, भाई साहब ये हमारा ही 22-23 वाला प्रीवियस ईयर है, और इसकी टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर अगर चली जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। तो क्या इनके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे? आंसर इज यस। ठीक एक पहला, इसके ठीक पहले वाली वीडियो, मतलब कल वीडियो नंबर केस पार्ट 5 में मैंने ऑलरेडी टैक्स ऑडिट के बारे में डिस्कस करवाया हुआ है। तो इनके ऊपर टैक्स ऑडिट लग जाएगा। अभिनव एंड सन्स डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ 115 बीएसी। चलो जी, इनको चाहिए ओल्ड रिजीम। It has employed 150 employees during the previous year 21-22 with an annual increment of 10% in their monthly emoluments. Details of the same are as under. देखो अभी एक बात समझ लो, ये व्यक्ति कर रहा है बिजनेस जिसका भी पीजीबीपी होता है, एंड टैक्स ऑडिट होने वाला है, टैक्स ऑडिट हो रहा है, और अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है तो आपको 80 JJAA
80JJAA इसका डिडक्शन मिलता है। 80JJAA का डिडक्शन क्या होता है मैं आपको रफली बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स वगैरह है वो अभी मेरे पास डिडक्शंस की खास रेडी नहीं है। मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ, मेरी बात सुन लो यहाँ पे। अगर आपने अपने एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में आपने कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉय किया, जॉब पे रखा हुआ है, उन वर्कर्स को आपने जो भी सैलरीज दी है, जो भी सैलरीज दी है, वो सैलरीज और वेजेस का आप वहां पे डिडक्शन ले सकते हैं पीजीपीपी में। बट आपको और एक बेनिफिट दिया जाता है। आपने जो भी वर्कर्स को सैलरीज दिया हुआ है, इस सैलरी का अमाउंट जो नए इस साल में आपने हायर किए थे, वो नए वाले वर्कर्स को इस पूरे साल में जो भी नए आए, उनको जितनी भी सैलरी दिया था उसका 30% का डिडक्शन इस साल में मिलेगा 80JJAA में। और इसी का 30% उसके आगे वाले साल में, और इसी का 30% उसके आगे वाले साल में। मतलब 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ऐसे करके 9 लाख रुपए का आपको मिलेगा डिडक्शन 80JJAA में। लेकिन एक बार नहीं मिलेगा। 10 लाख का 30%, 3 लाख, 10 लाख का 30%, 3 लाख, 10 लाख का 30%, 3 लाख, 9 लाख मिलेगा। ठीक है, इतना डिडक्शन आपको मिलेगा, ये मिलेगा 3 साल तक। अब यहाँ पे कुछ बातें समझो। क्या ये 10 लाख रुपए का डिडक्शन पीजीबीपी में आपने लिया है क्योंकि आपने इनको सैलरीज दिया हुआ है? यस। क्या ये 10 लाख रुपए का 30-30% करके 9 लाख रुपए आपको आगे 3 सालों में भी मिलेगा, इंक्लूडिंग दिस ईयर प्लस आगे के 2 साल? आंसर इज यस। तो सर ये तो डबल डिडक्शन हो गया। आंसर इज यस, मिल रहा है भाई, अच्छी बात है, मजे करो। अब इसको किस केस में मिलता है तो देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल 31 मार्च को 50 एम्प्लॉयज थे, और इस साल 31 मार्च को देखा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 70 एम्प्लॉयज है, तो इंक्रीमेंट हुआ है, 20 एम्प्लॉय इंक्रीमेंट हुए हैं। अब ये 20 इंक्रीमेंट जितने भी हुए हैं, इतने एम्प्लॉयज को आपने नया जॉब पे रखा है और इनको एम्प्लॉयमेंट में आपने जॉब पे रख करके जॉब दी है। तो ऐसे लोगों को इस पूरे साल में अगर 240 दिन से ज्यादा आपने जॉब पे रखा था, 240 डेज से ज्यादा अगर आपने उनको एम्प्लॉय किया हुआ है, और उनको पेमेंट दिया है जो सैलरी का अमाउंट है पर मंथ अप टू 25,000, ऐसे वाले एम्प्लॉयज आपके काम के होने चाहिए। ऐसे वाले एम्प्लॉयज को इस पूरे साल में जितनी भी सैलरी दी है वो अमाउंट का 30% मिलेगा। सो कंडीशंस पे ध्यान दो। पहली कंडीशन, ये जो भी नए वाले एम्प्लॉय है, ये 20 में से 50 थे पिछले साल, इस साल 70 हो गए, तो ये जो भी 20 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है, ये 20 एम्प्लॉयज में से फाइंड आउट करो वो वाले एम्प्लॉयज जो इस साल में 240 या उससे ज्यादा दिन के लिए एम्प्लॉयड थे। कंडीशन नंबर 1, सर कोई एम्प्लॉय था जो 1 मार्च को जॉब पे आया था, तो फिर तो वो 30 दिन के लिए एम्प्लॉयड था। ऐसे वाले एम्प्लॉय की सैलरी का आपको 80JJAA में डिडक्शन नहीं मिलता। only those employees who have worked in this organization in this particular year for more than or equal to 240 days। कंडीशन नंबर 1। दूसरा, चलो ऐसा कोई एम्प्लॉय है भी, लेकिन अगर उसकी सैलरी 30,000 है या 35,000 है या 26,000 है, तो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको वो वाले एम्प्लॉयज की बात करनी है जिनका मंथली सैलरी 25,000 या उससे कम का है। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, ऐसे वाले एम्प्लॉयज को रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड दैट इज आरपीएफ में पार्टिसिपेट करेगा तो वो हमारी एलिजिबिलिटी कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ओके, सो नाउ इन दिस केस इफ आई वर टू फाइंड आउट, ये लोग सब लोग ने जो ज्वाइनिंग किया हुआ है, ये लोग आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। 50 एम्प्लॉयज थे, 1 मई को आए थे, और ये रेगुलर, अच्छा रेगुलर भी होने चाहिए, और एक कंडीशन है, ये रेगुलर एम्प्लॉयज होने चाहिए। एक होते हैं कैजुअल वर्कर, 2-4 महीने सीजन वगैरह के हिसाब से इनको काम पे रखा जाता है फिर निकाल दिया जाता है, और एक होते हैं रेगुलर, पूरा सालों साल कंपनी के साथ में रहते हैं। तो रेगुलर वर्कर्स का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आपको। पर देखो, सरकार का उद्देश्य ये है कि जितना आप रोजगारी बढ़ाओगे, और रोजगारी मतलब टैलेंटेड पीपल को हायर मत करो, वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, जिनकी पगार 10,000 15,000 है, ऐसे लोगों को अगर आप नौकरी पे रख रहे हो, मतलब यू आर गिविंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। और अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो सरकार की तरफ से बेनिफिट ये है कि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए फर्स्ट ईयर का उनका जो भी आपने उनको पैसे दिए थे सैलरीज का, उसका 30% करके आपको 3 साल तक उसका डिडक्शन मिलेगा, ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को
एम्प्लॉयमेंट दे, और अमीरों को जॉब मत दो, मतलब ऐसे लोगों को जॉब मत दो जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा आप रखने वाले हो। जो कम लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी सैलरी 25,000 तक है, उन लोगों को जॉब दो, तो बात बनेगी। और वो भी जस्ट डिडक्शन मिलने वाला है इसीलिए एक महीने के लिए जॉब पे मत रखो। पूरा साल अगर आप रखोगे, मतलब 240 दिन या उससे ज्यादा रखोगे, मतलब समझ में आता है कि मोरलेस आप उसको टेम्पररी अपने साथ रख रहे हो। और कैजुअल वर्कर्स मत रखना जस्ट बिकॉज ऑफिसर को दिखाना था, 10 दिन के लिए जॉब पे रखा फिर निकाल दिया क्योंकि आपको डिडक्शन चाहिए था, ये काम भी मत करना। तो ऐसे केस में क्या ये रेगुलर एम्प्लॉय है? हाँ। क्या ये 240 दिन से ज्यादा काम किया हुआ है? हाँ। अरे मई में आया था, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन नहीं था, तो 365 में से 30 दिन निकाल दो तो बचे 335 डेज, मतलब 240 से ज्यादा ही था ना। हाँ। क्या ये रेगुलर है? हाँ। क्या ये पार्टिसिपेट आरपीएफ में कर रहा है? हाँ। बट प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, इसको जो मंथली सैलरी मिलती है 26,500, इसीलिए हम लोग इसको 80 JJAA में कंसिडर करेंगे क्या? आंसर इज नो। दूसरा, ये आए थे 1 जून को, मतलब अप्रैल और मई वाले मंथ में ये हमारे पास में नहीं थे। तो अप्रैल में भी नहीं थे, मई में भी नहीं थे, तो फिर ऐसे केस में 2 महीना नहीं थे तो 60 दिन नहीं थे। 365 में से अगर आप मोटा मोटी 60 दिन निकालते हो तो ये लोग करीब करीब 305 दिन ऑर्गेनाइजेशन में थे। बट प्रॉब्लम है कि ये लोग कैजुअल वर्कर्स हैं, इनकी जो मंथली पेमेंट है 25,000 से कम है, इनको ये रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्ट नहीं लेते हैं, तो भाई साहब ये कैजुअल वर्कर्स हैं, इसलिए 80 JJA में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लास्टली 1 जुलाई को कुछ लोग आए थे, ये रेगुलर हैं, इनकी इनकम भी 22,500 है और ये आरपीएफ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। 1 जुलाई को आए थे, मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीना हमारे पास में नहीं थे। अगर मैं रफली 30 डेज पर मंथ का हिसाब भी रखता हूँ तो 90 दिन ये नहीं थे। 365 में से अगर आप 90 माइनस करते हो तो रफली आपका आंसर जो बनेगा वो मेरे हिसाब से 275 कुछ बनेगा। और उस केस में 275 मतलब 240 से ज्यादा ही है। तो वर दे एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 240 डेज इन द प्रीवियस ईयर? यस। क्या वो एक रेगुलर एम्प्लॉय है? हाँ। क्या वो पीपीएफ सॉरी आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ। क्या उनकी मंथली सैलरी 22,000 सॉरी 25,000 से कम है? आंसर इज यस। तो ये जो मैंने ब्लू कलर किए हैं यही 4 कंडीशन है। ये कंडीशन आपको बोलती है कि साल में 240 दिन या उससे ज्यादा वो एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये कंडीशन बोलती है कि आरपीएफ में उसने हिस्सा लेना चाहिए। ये कंडीशन बोलती है कि 25,000 से कम या एग्जैक्ट 25,000 उसकी सैलरी होनी चाहिए। और ये कंडीशन बोलती है कि वो रेगुलर होने चाहिए। सिंस ऑल फोर कंडीशंस आर कंप्लाइड, इनकी जो भी सैलरी है वो उस साल में उसका पीजीबीपी में तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उस अमाउंट का 30%, 30%, 30% करके 3 साल तक इसका डिडक्शन मिलता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू डू सम कैलकुलेशन, टेक योर कैलकुलेटर्स एट हैंड। यहाँ पे टिक मार करके मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ। 22,500, बट ये पर मंथ है, देखो मंथली इमोल्यूमेंट से मल्टीप्लाइड बाय 12 मत करना, 12 मत करना, क्योंकि ये अप्रैल मई जून 3 महीना नहीं था, तो 9 करो बिकॉज ये 1 जुलाई से आए। मल्टीप्लाइड बाय, ये तो एक वर्कर का पेमेंट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय ऐसे 35 वर्कर्स को हमने जॉब पे रखे हैं, ये नए वाले हैं, ठीक है, न्यू एम्प्लॉयज हैं। तो इंटू 35 जब आप करोगे आपको अब एक फिगर मिलेगा, दैट आंसर आई एम लुकिंग आउट फॉर। 22,500 इंटू 9 इंटू 35 इक्वल्स टू 70,87,500। अब आप ये समझो कि इनको कौन से साल में हमने जॉब पे रखा हुआ है। ये है साल 2021-22। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ साल लिख करके देता हूँ। 2021-22, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, हमारा जो प्रीवियस ईयर है जो काम का है वो है 2022-23, और उसके बाद में 2000 यहाँ पे 23-24। ओके, तो जो 70,87,500, इसका 30%, 30% एंड 30% इस तरीके से हर साल 3 सालों तक 80 JJAA, इसका डिडक्शन देगा। ओके। 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 80 JJ
डिवाइड बाय 3 और अगर 70 डिवाइड बाय 3 मत करना, 87,500 इंटू 30%, 2,1,262,550। डिवाइड बाय 3 मत करना, 30% करना। 2,1,262,50, 2,1,262,50, 2,1,262,50, 2,1,262,50, 21,26,700 ओके। कैजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी आरपीएफ, वो तो यहीं पे लिखा हुआ है। इट हैज एम्प्लॉयड फर्दर 50 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर 22-23। अब 22-23 में, इस साल में जो साल बीत गया उसमें 150 एम्प्लॉयज को जॉब पे रखा था, ये रहे वो 150। ठीक है, 65 और 35 बनते हैं 100, और 50 मिला करके ये हो गए 150। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो साल है, दैट इज साल 22-23, इस साल के अंदर 50 एम्प्लॉयज को जॉब पे रखा गया है, नंबर एम्प्लॉयज 50। अब हम अपने काम की बात देखते हैं। पहली बात, ये आए हैं 1 अप्रैल 2022, मतलब पूरा साल ही लगभग थे ये हमारे साथ में। ये 20 एम्प्लॉयज हैं, ये रेगुलर हैं। ये फंड में, आरपीएफ में भी हिस्सा लेते हैं, इनकी सैलरी भी 25,000 या उससे कम है, और ये रेगुलर भी हैं। ठीक है, सो क्या ये मेरे को 80 JJAA के लिए कंसिडर करने चाहिए? आंसर इज यस, आई बिलीव। ओके, नाउ इफ आई वर टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉरी, जो सैलरी है उसमें ही गोबर हो गया। ओके, तो बाकी सारी चीज देखने का मुझे कोई मतलब बनता ही नहीं है। नंबर ऑफ डेज, ये पूरा 365 दिन हमारे पास में थे, तो क्या ये मोर देन 240 डेज के लिए हमारे साथ में है? आंसर इज यस। क्या ये रेगुलर एम्प्लॉयज हैं? आंसर इज यस। क्या इनकी सैलरी 25,000 या उससे कम है? आंसर इज यस। क्या ये आरपीएफ में हिस्सा लेते हैं? आंसर इज यस। अब यहाँ पे मैं इनकी कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे आपने लेना चाहिए ₹21,000, बट क्योंकि ये एक पर मंथ का फिगर है, तो आपने इस बार इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए नंबर ऑफ मंथ से। मल्टीप्लाई बाय 9 मत करना, यहाँ पे 1 अप्रैल से है, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच इज 20। नाउ इन दिस केस यू विल गेट सम अमाउंट दैट शुड बी 21,000 इंटू 12 इंटू 20, 50,40,000। तो देखो, मेरे लिए अब ये साल तो इधर तैयार हो गए। अब मैं और एक साल खड़ा रखता हूँ यहाँ पे। दिस इज 2024-25। ओके, तो यहाँ पे इसका तो कुछ नहीं आएगा, बट आप ये वाला देखो, जो 50,40,000 है, इसका 30% आता है 15,12,000। ये आपको मिलेगा पहला ही साल जो हमारा खुद का साल है, दैट इज 22-23। फिर उसके आगे वाला साल, और फिर उसके आगे वाला साल। तो इसका डिडक्शन पिछले साल तो नहीं आया होगा, ऑब्वियसली ये लोग इसी साल में 1 अप्रैल को आए हैं। और आपको यहाँ पे 15 12, 15,12,000। फिर ये आगे वाले साल में भी 15,12,000, और यहाँ पे भी 15,12,000। ओके, तो दिस इज हाउ वी कंप्यूटेड। अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हो कि हमको इस साल में, जो हमारा जो साल है, हमारा साल है 22-23, इसमें कितना डिडक्शन मिलेगा, तो अपने कैलकुलेटर पे आप ये फिगर ले लीजिए, 212,6250 और 15,12,000। ये दोनों का जो टोटल होगा, इतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मेरे कैलकुलेटर पे इसका आंसर बन रहा है 36,38,250, 36,38,250। ओके, 15,12,000 प्लस 212,6250। यस, 36,38,250। ओके,
ये स्क्रीन आपको मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, मैंने पॉज करके रखा हुआ है। एंड थोड़ा और चाहिए तो जूम आउट कर देता हूँ। इंटायर JJAA का पूरा डेटा आपके सामने आपको दिख रहा है। ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक एंड जस्ट टेकिंग अप ऑल द अदर थिंग्स दैट हैव बीन आस्क्ड टू solving this question. Next 10 or 15 minutes and we'll be through with this question now. Very short time required to solve this question. हो जाएगा. What is the due date of filing the return of income of Mrs. Abhinav and Sons? तो ड्यू डेट तो देखो मैंने आपको यही बोला था कि ये टैक्स ऑडिट वाले लोग हैं, और टैक्स ऑडिट वाले लोगों को जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है वो 31 अक्टूबर होती है। यहाँ पे ये टैक्स ऑडिट वाले हैं, इसीलिए इनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है ऑप्शन डी। ओके, सो ड्यू डेट पूछा था रिटर्न फाइलिंग की, बता दिया। क्या ये 31 जुलाई वगैरह ऐसा कुछ होगा? आंसर उसमें, ये सब गलत बातें हैं, ठीक है, ये सब के भ्रम में मत जाना। What shall be the amount of deduction available to Abhinav and Sons under 80 JJAA? अब भी मैंने कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करके बताई थी, आई बिलीव आपको वो चीजें अभी भी अच्छे से याद है। करेक्ट आंसर इन माय ओपिनियन इज यहाँ पे 36, 38, 250, ऑप्शन ए। ओके, ये आपको स्क्रीन के एकदम टॉप एक्सट्रीम कॉर्नर पे दिख भी रहा होगा, 36, 38, 250। ओके, What would be the total income of Abhinav and Sons for the previous year? अब भाई टोटल इनकम बोलिए, मतलब GTI नहीं बोला है, टोटल इनकम मतलब जो भी इनकम आएगी उसमें से आपको ये 80 JJAA माइनस करना है। और ध्यान देना ऊपर एक PM केयर्स फंड मतलब 80G में भी पैसा डाला था। अच्छा, ये 100% वाला है, हाँ ठीक है। PM केयर्स फंड मतलब जितना भी डाला है उसका 100% आपको 80G में डिडक्शन मिल जाएगा। आई बिलीव आपका 80G वगैरह पूरा क्लियर है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे फंड होते हैं जहाँ पे जो भी पैसा डाला उसका 50% मिलेगा एंड ऑल दैट थिंग। बट ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे पैसा डालने पे आपको 100% जितना भी आपने डोनेट किया हुआ है, जितना भी आपने डोनेट किया पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ इन दिस केस आई हैव ऑलरेडी मेड सम डेटा ऑन माई ओन। PGBP यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यू गेट टू सी कि इसकी है 575, 22, 750। क्या मैंने ये लिख के रखा हुआ है? आंसर इज यस, 575, 22, 750। IFOS 12.5 लाख, ये रहा IFOS 12.5 लाख। उसके अलावा इंटरेस्ट आ गया, डोनेशन टू PM केयर्स फंड माइनस करेंगे पूरा 2.5 लाख। एंड 80 JJAA 36 लाख 38,250 ये माइनस करेंगे। क्या हो गया इसको? हाँ, तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरे पास दो डिडक्शन है, एक है 80G वाली, और 80G के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए माइनस करने को मिल जाएंगे जो PM केयर्स फंड में डाले थे। सिमिलरली 80 JJAA का 36 lakhs 38, यहाँ पे 250। अब आपने ये मैं माइनस करने और आपको अकॉर्डिंगली आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। 575, 22, 750, 12.5 लाख, 2.5 लाख माइनस 575, 575, 22, 750, 750 प्लस 12.5 लाख। GTI बनता है 5,87,72,750। इसमें से माइनस करेंगे 2.5 लाख PM केयर्स फंड का 80G और 36, 38, 250। 5 करोड़ 48, 5 करोड़ 48, 84,500। 5 करोड़ 48, 84,500। 5 करोड़ 48, 84,500। 5 करोड़ 48, 84,500।
जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्यों इधर बीच में अटक गया। हाँ हाँ जी, 5 करोड़ 84,500, 5 करोड़ 48,84,500 ये। अगर किसी को चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको लिख करके दे देता हूँ। 575,22,750 ये था पीजीबीपी, प्लस 12.5 लाख ये था आईएफओएस, माइनस पीएम केयर्स फंड का 2.5 लाख का डिडक्शन। ठीक है, दिस इज 80 जी एंड माइनस 36, 38, 250, दिस वॉज 80 JJAA। और ये आपका ब्रैकेट क्लोज एंड दिस शुड गिव यू द सेम आंसर। व्हाट वुड बी द टैक्स पेएबल? टैक्स पेएबल, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इंस्टीट्यूट बहुत मजे लेता है। टैक्स पेएबल बोला है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं बोला है। ओके, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये होती है टैक्स लाइबिलिटी जो आप कंप्यूट करना जानते हो। इसमें से आप माइनस करोगे टैक्स पेड बाय वे ऑफ टीडीएस। टीडीएस कटा था इस क्वेश्चन में। 12.5 लाख के ऊपर आपका 10% मतलब 1,25,000 का टीडीएस आपका ऑलरेडी आपने पे कर दिया है। सो योर लाइबिलिटी इज सम XYZ अमाउंट, और उस लाइबिलिटी से मैं आप बोलते हो कि मैंने इतना तो ऑलरेडी पे कर दिया है, एंड नेट अब मैं इतना पैसा आपको दूंगा, दिस इज माई पेएबल अमाउंट। सो लाइबिलिटी इज सम अमाउंट, लेकिन इतना तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो लाइबिलिटी में से जो पेमेंट कर दिया है वो पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो बचता है आपका पेएबल वाला अमाउंट। ओके, तो ध्यान देना, ऊपर का टीडीएस आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ आई जस्ट क्विकली टेक यू टू द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ दिस पूरा इंटायर शीट, और यहीं पे अपना लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, नाउ सिंस आई ऑलरेडी न्यू दिस, तो मैंने ये पहले ही विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने चीजें कंप्लीट करके रखी हुई थी, डेटा पूरा सेट करके रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपने को बताया हुआ था कि इनको ओल्ड रिजीम में ही रहना है, और अगर ओल्ड रिजीम में रहना है तो ओल्ड रिजीम का स्लैब मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। टोटल इनकम आपको मैंने अभी कंप्यूट करके बताई थी इनकी, वो थी 5,48,84,500। अब इसमें से 10 लाख इधर चले गए आपके, तो बचते हैं 5,38,84,500। ओके, तो ये 2.5 लाख के स्लैब के ऊपर टैक्स कितना आएगा? नील। इसके ऊपर कितना आएगा? 12,500। इसके ऊपर कितना आएगा? 1 लाख रुपया। 5,38,84,500, इसके ऊपर 30%, 1,616,1 करोड़ 61,65,350। मैं लिख लेता हूँ, आप देख लो इधर। 1,61,65,350। 1,61,65,350। ओके, प्लस इसमें आप ऊपर लाख और 12,000 दोनों ऐड करोगे, 12,500। आंसर बनेगा टैक्स का 1,62,77,850। अब क्योंकि आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर चली गई है और ओल्ड रिजिम में हो, तो सरचार्ज लगेगा आपका। सॉरी, मेरे को 5 करोड़ मतलब ये बताना था। हाँ, क्योंकि आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर चली गई है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 37%। लेकिन 37% किसका भाई साहब? टैक्स का। इसका 37%। तो आई राइट इट ओवर हियर फॉर यू। 1,62,77,850 मल्टीप्लाइड बाय 37%। तो सरचार्ज का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 60,22,805। 60,22,805।
और ये बन रहा है आपका टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज बोलेगा तो 2 crore 23 lakhs 054, 2 crore 23 lakhs 655। ओके, अब इसके ऊपर 4% का सरचार्ज। सो आई राइट इट फॉर यू, 223,00655 और इसके ऊपर 4%, दैट इज नथिंग बट 892,026, 8,92,026 प्लस इक्वल्स टू 2 crore 31 lakh 92,680। दिस इज लाइबिलिटी। ओके, राउंड ऑफ करूंगा तो भी वही आएगा, दैट इज 2 crore 31 92,680। अब इसमें से जो टैक्स पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है दैट इज 1,25,000। हाउ डिड आई गेट दिस आंसर? वो था ना मेरा बैंक, सॉरी कहीं से तो आया था इंटरेस्ट और उसके ऊपर 10% का टीडीएस। 12.5 लाख पे 10% का टीडीएस मतलब 1,25,000। अब इसमें से माइनस करूंगा 1,25,000, आंसर आता है टोटल टैक्स पेएबल 2 crore 30 lakhs 67 सेकेंड ना, 30 lakhs 67,680। ओके, ये एक्चुअली 681 था और हमने इसको राउंड ऑफ करके 680 बनाया था। सो ये है आपका फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बता दो टैक्स पेएबल कितना है। लाइबिलिटी थी कुछ अमाउंट की 2 crore 31 lakh 92,680, बट 1,25,000 का मेरा ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, दैट मीन्स इतना टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो मेरा जो टोटल टैक्स पेएबल है वो 2 crore 30 lakh 67,680। ठीक है, 2 crore 30 lakh 67,680। ओके जी, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये फाइनल आंसर ही आपका यहाँ पे मैच हो जाता है। 2 crore 30 lakh 67,680, परफेक्ट आंसर 2 crore 30 lakh 67,680। और बाकी के आंसर डी ए बी। तो यस, ये डी है, ये ए है, ये बी है और लास्टली डी, दैट इज ये वाला 2 crore 30 lakh 67,680। ये हो गया आपका पूरा डेटा यहाँ पे खत्म। This was entire set and this was the entire discussion for the CA Institute का MCQ वाला बुकलेट। 20 MCQs थे इसके अंदर, पूरे खत्म हो गए भाई, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। मैंने ये पूरी एक एक चीज आपके साथ में डिस्कस की है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं, यूजफुल लगी हैं, और ऐसे ही सारे ब्यूटीफुल कंटेंट्स के लिए, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं जल्दी से जल्दी लेके आता रहूंगा। Till then, stay tuned and see you very very soon. All the very best for your exams. मैं हूँ यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मेरा एग्जाम के दिन पे लाने के लिए बहुत अच्छे डेटा प्लान चल रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, कुछ ना कुछ तो मैं आपकी मदद के लिए लेके आऊंगा। If you've not yet subscribed to this channel. See you soon. Bye.